दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके संदर्भ में अगर कोई विशेष बात होगी तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि संविधान का जो भाग 20 है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 दिया गया है, जिसमें संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। सारी शक्तियाँ उसमें, सारे प्रावधान उसमें दिए गए हैं। अब संविधान संशोधन के विषय में हम दो चीज़ पे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ पे हम चर्चा ये करेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और दूसरी बात पे हम चर्चा ये करेंगे कि संविधान संशोधन के प्रकार कितने दिए गए हैं। तो यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया, हम ये जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो कोई भी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह लोकसभा में प्रस्तुत हो पहले या तो पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हो, दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत हो सकता है। दूसरी जो इसकी प्रक्रिया से संबंधित बात है वो ये है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मतलब यह प्री परमिटेड बिल नहीं होगा। तीसरी जो बात है, यदि दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध पैदा हो जाए, संविधान संशोधन विधेयक को पास करने को लेके, पारित करने को लेके, किसी बिंदु पर, किसी भी बात पे यदि दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों के केस में होता है, ना कि संविधान संशोधन विधेयक के केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है। क्लियर? अगर हम इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, अगर हम उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि एक बार यदि दोनों सदन से संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया तो फिर वह अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के अधिकार यहाँ पे अत्यंत सीमित हैं, या हम यूँ कहें कि अधिकार लगभग शून्य हैं। वह पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, वह उसे होल्ड नहीं कर सकता, उसे सहमति देना ही है। तो ये संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है, एक संक्षेप में प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन के प्रकार कितने दिए गए हैं। तो देखिए, संविधान में तो संविधान संशोधन के दो ही प्रकार हम जानते हैं। व्यवहार रूप में 3 प्रकार होता है, लेकिन अगर मुझसे परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे कि संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं, संविधान में कितना दिया गया है, तो 2 प्रकार, लेकिन व्यवहार में 3 कैसे है? तो देखिए, पहला होता है कि ऐसा संविधान संशोधन जिसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। कैसे? अगर हमने भाग 1 में, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4, हमने 2 राज्यों को मिला के कोई एक राज्य बना दिया, एक राज्य को हमने विभाजित करके 2 राज्य बना दिया, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया, किसी राज्य का नाम बदल दिया। तो यदि हमने राज्य का नाम बदल दिया, सीमा में परिवर्तन कर दिया, तो हमने संविधान संशोधन तो कर ही दिया, लेकिन यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब ऐसे कुछ और प्रावधान हैं जिसे हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने संविधान में संशोधन किया,
संविधान का स्वरूप बदला, लेकिन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब हम कुछ ऐसे और प्रावधान देखते हैं कि जो संविधान में संशोधन नहीं माने जाते। जैसे यदि हमने जो है संसद के जो सदस्य हैं इनके वेतन भत्ते, अगर इनकी हम बात करें, इसमें हमने परिवर्तन किया तो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 2, 3, 4 जिसमें राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, अगर ये हुआ तो भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 100 जिसमें संसद की नई व्यवस्था के होने तक संसदीय गणिपूर्ति का प्रावधान है, ये सब भी अगर हुए तो ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही अनुच्छेद 105 जिसमें संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं, इसके प्रावधानों में हमने परिवर्तन किया तो अभी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो 2-3 पॉइंट आप लिख देंगे तो वो सफिशिएंट होगा, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं संविधान संशोधन के उस भाग पर जिसे हम संविधान संशोधन मानते हैं, तो वे क्या होंगे। तो हमने पहले ही कहा कि संविधान संशोधन 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं कि विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, और दूसरा जो प्रकार है वह विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों का समर्थन। अब हम यह नहीं देखेंगे कि विशेष बहुमत वाले प्रावधान क्या हैं। हम केवल अगर यह समझ लें कि विशेष बहुमत और 50% से अधिक राज्यों का समर्थन किसे चाहिए, तो उसके अलावा जो बचेंगे वो सब विशेष बहुमत वाले ही होंगे। एक बात और आपको स्पष्ट कर देना यहाँ पे आवश्यक होगा कि पहले प्रावधान में जिसे हमने संविधान संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना, वह साधारण विधेयक की तरह होगा। उपस्थित सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक का समर्थन होगा तो उसे पारित मान लिया जाएगा। जैसे बिल्कुल साधारण विधेयक की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल उसी तरह वह पारित होगा। उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये जो दूसरे और तीसरे प्रकार के हैं जिसे हम विशेष बहुमत कह रहे हैं, और तीसरे वाले को हम कह रहे हैं कि विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति। राज्यों की सहमति का तात्पर्य है कि राज्यों की जो विधानमंडल है उसकी सहमति, विधानमंडल से वह उसकी स्वीकृति उसे मिलनी चाहिए। तो विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य है। विशेष बहुमत का तात्पर्य यह है कि उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 तथा संपूर्ण सदस्य संख्या के आधे से अधिक। ध्यान दीजिएगा, दोनों बात को ध्यान से समझिए कि विशेष बहुमत हम किसे कह रहे हैं। विशेष बहुमत यह होता है कि उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 तथा उस सदन की संपूर्ण सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। इसका मतलब कि यदि लोकसभा में 543 सीटें हैं तो कम से कम 272 तो चाहिए ही चाहिए। कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक मतलब 272 तो चाहिए ही चाहिए। और उस दिन लोकसभा में जितने लोग उपस्थित थे उसका 2/3। अब इसका मतलब ये है कि उस दिन केवल 90 लोग आए थे, तो आप कहेंगे कि भैया उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 मतलब 60 लोग हमारे पक्ष में रहेंगे तो संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा। नहीं पारित होगा। क्यों नहीं पारित होगा? क्योंकि पहली शर्त तो फॉलो हो रही है, उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3, लेकिन दूसरी शर्त नहीं फॉलो हो रही है। दूसरी शर्त क्या है कि उस सदन की संपूर्ण संख्या का आधे से एक अधिक, मतलब 2/3 भी हो
और संपूर्ण सदस्य संख्या का आधे से अधिक हो। ठीक है, जैसे अगर उस दिन 450 लोग उपस्थित हुए तो 2/3 कितना होगा? 300। और संपूर्ण सदस्य संख्या के आधे से अधिक कितना होगा? 272। तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है कि आधे से एक अधिक भी हो गया 272, और उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 यानी 300, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तब हम इसे विशेष बहुमत मानेंगे। तो कुछ प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत से संशोधित होंगे, कुछ प्रावधान हैं जिसके लिए विशेष बहुमत तथा 50% से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। तो 50% से अधिक राज्यों का समर्थन किसे चाहिए? वे कौन से प्रावधान हैं? वो कौन से बिंदु हैं जिसे संशोधित करने के लिए हमें 50% से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा? अब देखिए, मामला ये है सीधा सीधा, अगर सारे प्रावधान न याद हों तो एक बात समझिए, जिस भी प्रावधान को संशोधित करने में संघीय ढांचा प्रभावित हो रहा हो, उसमें परिवर्तन करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है। मतलब संसद से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए तथा 50% से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। जैसे अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, यदि उसमें हम परिवर्तन करना चाहें तो हमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। अनुच्छेद 72 संघ की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा, अनुच्छेद 162 संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, 241 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय, उसके बाद संघ की न्यायपालिका, राज्यों की उच्च न्यायपालिका, संघ और राज्यों के विधायी संबंध, और 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये सब प्रावधान ऐसे प्रावधान हैं कि जिसे संशोधित करने के लिए आपको सदन का विशेष बहुमत भी चाहिए और 50% से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए, क्योंकि इन प्रावधानों से भारत का संघीय ढांचा प्रभावित होता है। भारत का संघ और भारत के राज्य दोनों प्रभावित होते हैं। तो जब दोनों प्रभावित हो रहे हों तब हमें राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। जैसे इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या था? जीएसटी से हमारा जो कर ढांचा था वो प्रभावित हो रहा था। तो सदन से तो पास हुआ ही, लोकसभा राज्यसभा से तो पास हुआ ही, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे पास करना पड़ा। तो ये इसका एक बढ़िया का एग्जाम्पल है ये। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बातें जो समझ में आई होंगी। एक बार फिर इसको अगर हम रिवाइज करना चाहें तो फिर से इसको समझ लें कि संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं। संविधान में 2 प्रकार दिया गया है। एक प्रकार जो है वह प्रचलित है, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। उसकी प्रक्रिया सरल है, जैसे साधारण विधेयक की प्रक्रिया होती है। उपस्थित सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक का समर्थन होगा तो वह पास हो जाएगा, वो सदन से पारित हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जो संविधान संशोधन है उसे पारित करने के लिए हमें सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो हमने बताया कि वो कौन कौन से प्रावधान होंगे जिसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, उसको आपने देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। इसे किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। उम्मीद है कि सरल शब्दों में बात जो है समझ में आई होगी। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।